हेलो मित्रों, अब आपको हम बताते हैं जो है कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि जब हम किसी वस्तु को जो है किसी द्रव में जो है पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाते हैं तो उसके भार में क्या होती है, कमी प्रतीत होती है। तो वो भार में कमी क्यों प्रतीत होती है कि इस जो है भार द्वारा जो है इस वस्तु द्वारा विस्थापित किया गया जो आपका जो है, जब ये इसके अंदर डूबे हुए तो क्या होगा, ये अपने जितने अपने वॉल्यूम के बराबर पानी क्या करेगा, वो विस्थापित करेगा, डिस्प्लेस करेगा। तो ये होता क्यों है, ये भार में हमको जो है कमी क्यों प्रतीत होती है। उसके पीछे कारण ये है कि जो पानी जो है यहाँ से विस्थापित होकर यहाँ जा रहा है, उसके वजह से इस पर एक अपोजिट डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है। उसी को बोलते हैं हम बायोंट फोर्स बोलते हैं, बोवेंट फोर्स बोलते हैं, उत्प्लावन बल भी बोलते हैं उसको, उत्प्लावन बल बोलते हैं। और उस उत्प्लावन बल का जो मान होता है, जो है बायोंट फोर्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, विस्थापित किए गए द्रव के भार बल के बराबर होती है। तो ये भार बल क्या होगा इसका, अगर सपोज करिए कि इसका मास m डैश है तो m डैश g हो गया। हमेशा बहुत लोग क्या होते हैं मास और भार में जो है डिफरकेट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए जो है बड़ा कंफ्यूजन होता है। कभी भी जो है भार को भार न कहिए, हमारे हिसाब से भार को जो है भार बल बोलिए या वेट फोर्स बोलिए, तब फिजिक्स में ये कंफ्यूजन नहीं होगा। तो मैंने अभी बताया है कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है। आर्किमिडीज का सिद्धांत ये कह रहा है कि जब किसी जो है द्रव में किसी वस्तु को अगर हम जो है पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोते हैं तो उसके जो है भार में जो है कमी प्रतीत होती है, और वह कमी का जो प्रतीत होना उसका कारण क्या है, बायोंट फोर्स है, तो उत्प्लावन बल है। ठीक है, तो वह उत्प्लावन बल क्या होता है, इस वस्तु द्वारा विस्थापित जो डिस्प्लेस वाटर यहाँ पर आके गिरा है, यहाँ पर आके गिरा है, वो क्या हुआ, उसी के बराबर होता है। तो जब मैंने इस पत्थर को इसके अंदर डुबोया तो क्या हुआ, जितना उसका वॉल्यूम था उसके वॉल्यूम के बराबर जल क्या हुआ, यहाँ पर विस्थापित हो गया, और वो विस्थापित होकर के क्या हुआ, यहाँ पे गिर गया। तो अब ये हम कह रहे हैं कि जो उत्प्लावन बल है, बायोंट फोर्स है, उसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उस विस्थापित जल के भार बल के बराबर होगी। हमेशा जो है आपका भार को जो है आप बोलते हैं m इंटू जी, लेकिन भार को जब आप बोलते हैं बड़ा कंफ्यूजन रहता है। कभी कभी लिखा रहता है कि आपका वेट लिखा रहता है किसी पैकेट पे जो है 5 किलोग्राम। तो पहली बात क्या है, ये तो टोटली गलत है फिजिक्स के हिसाब से, क्योंकि वेट का जो है आपका यूनिट तो न्यूटन होता है और मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है। तो यानी होता क्या है, मास होता है, लेकिन हम उस पर लिखा रहता है पैकेट पे वेट 5 किलोग्राम। तो ये फिजिक्स के हिसाब से गलत है। जैसे किसी आपके आटे के बोरी पे लिखा है 20 किलोग्राम, तो 20 किलोग्राम उसका वेट नहीं कहा जाएगा, उसका मास कहा जाएगा। तो अगर ये पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया भी है कि मास और वेट में बहुत डीपली जा करके मैंने उसको डिफरकेट किया था कि मास एक क्या होता है, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, और वो चाहे पृथ्वी पर उसका मास हो या स्पेस में मास हो या चंद्रमा पर ले जाकर उसका मास देखा जाए तो 50 किलो ही रहेगा, लेकिन उसका वेट क्या होगा, वेट उसका बदलेगा। अगर वही आपका जो है 50 किलो की आटा की बोरी है तो उसको अगर वेट फोर्स अगर बताएंगे, वेट को हमेशा बोलिए वेट फोर्स, तब कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा।
तो वो उसका जो वेट कितना माना जाएगा, 50 गुणे 10 कर दीजिए। अगर ग्रेविटी 10 मानते तो 500 न्यूटन हुआ। स्पेस में जाएंगे तो क्या होगा, स्पेस में ग्रेविटी 0 है, तो वहाँ पर क्या होगा, उसका वेट क्या हो जाएगा, वेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चंद्रमा पे जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर ग्रेविटी क्या होती है, तो ग्रेविटी आपकी पृथ्वी पर होती है, उसका 1/6 होता है, होगा ना। तो वहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए। अरे भाई 500/6 कर दीजिए, और क्या। तो कहने का मतलब ये है कि आपका वेट जो होता है वो वेरिएबल होता है, वो बदलता रहता है, और मास क्या होता है वो फिक्स होता है। कहीं भी ले जाओ, चंद्रमा पे जाओ चाहे मंगल ग्रह पे ले जाओ, वो मास जो है नहीं बदलेगा, वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। कांस्टेंट मतलब कि फिक्स रहेगा, नहीं बदलेगा। और भार बल को हम थ्रस्ट भी बोलते हैं कंडीशन में जो है। तो भार बल में आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने भार बल को बहुत अच्छी तरह डिफाइन किया है। अगर सपोज करिए कि ये आपका, अगर किसी में आपको दिखा रहे हैं, तो सपोज करिए कि आपका 10 किलोग्राम का पत्थर है, तो यहाँ पर ये 10 शो कर रहा है, 10 न्यूटन सपोज करिए। और यहाँ पर जो पानी स्थापित हुआ है वो सपोज करिए क्या है आपका, ये आपका 10 किलोग्राम का पत्थर है, 10 किलोग्राम का ये पत्थर था। जब इसको मैंने पानी में डुबोया तो यहाँ पर ये मीटर क्या दिखा रहा है, यहाँ दिखा रहा है 6 मीटर। तो आपका जो डिस्प्लेस जो वाटर होगा यहाँ पर जो है वो आपको कितना होगा, 4 न्यूटन ये शो करेगा। यहाँ पे क्या दिखाएगा, 4 न्यूटन, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भार बल में जो हमको कमी प्रतीत हुआ है 4 किलोग्राम का, वो क्या, यहाँ पर देखिए इसको वेट मीटर पे ये आपका कंटेनर रखा था, यहाँ पर दिखा रहा है 4 न्यूटन। तो ये क्या हुआ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल को सिद्ध किया कि नहीं किया, किया ना। कि जब किसी वस्तु को हम पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से जब उसको डुबोते हैं तो उसके भार में जो है, भार बल में कमी प्रतीत होती है। और वो भार बल में कमी जो का प्रतीत होने का कारण क्या है, बायोंट फोर्स होता है। जब ये आपको क्या, एक ऊपर की ओर क्या लगता है, उत्प्लावन बल लगता है, और वो उस उत्प्लावन बल की वैल्यू क्या होती है, इस ऑब्जेक्ट के विस्थापित जो मात्रा या जल है उसके भार बल के बराबर होगी। अगर सपोज करिए कि यहाँ पर जो है m' अगर जो है इसका मास है, तो इसका वेट कितना होगा इस पानी का, m' हो जाएगा। इसी को मैं न्यूमेरिकल भाषा में बता दिया कि अगर 10 किलो का पत्थर है, मैंने पानी में डाला, तो यहाँ पे देख रहे हैं मीटर में 6 न्यूटन दिखा रहा है, और इस यहाँ पे क्या दिखा रहा है, इस वेट मीटर पे जो है ये आपका कंटेनर रखा है, तो जो पानी इसमें गिरा उसका दिखा रहा है 4 न्यूटन। तो ये बात सिद्ध हुआ ना कि उत्प्लावन बल का जो मान होता है उसके द्वारा विस्थापित जो लिक्विड के क्या होता है, भार के बराबर होता है। देखिए मैंने प्रूव भी कर दिया। चलिए इसको और थोड़ा सा हम लोग डीपली समझते हैं। तो देखिए क्या होता है कि अगर इसको मैंने जो है यहाँ पर पानी में डुबोया गया है, तो एपरेंट वेट क्या होगा, एपरेंट वेट मतलब क्या होगा कि हमको कितना प्रतीत होगा। 10 किलो का था, हमको 6 किलो प्रतीत हो रहा है, यही ना हो रहा है। तो अपरेंट वेट कैसे निकालते हैं, चलिए हम बताते हैं। अपरेंट वेट मतलब होता है कि अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को जो है, जब किसी लिक्विड में मैंने डुबोया, तो आपका रिजल्टेंट वेट क्या होगा, ठीक है।
जैसे ये 10 किलो का था, मैंने पानी में डुबा, तो क्या एपरेंट वेट कितना दिखा रहा है? क्या दिखाएगा? 4 किलोग्राम की कमी प्रतीत हो रही है, ऐसे हम लिए हुए हैं, क्योंकि मीटर लगा हुआ है। इसके यहाँ पे था, हवा में था, तब कितना दिखा रहा था मीटर में? 10 दिखा रहा था। जैसे ही इस पत्थर को मैंने पानी में गया, जाकर 6 दिखाने लगा। तो चलिए एपरेंट वेट कैसे निकालते हैं हम बता रहे हैं कि कितना किसी ऑब्जेक्ट को जब हम लिक्विड या कंटेनर में डालेंगे, उसका जो है रिजल्टेंट वेट क्या डिस्प्ले होगा, वो कैसे निकालते हैं। देखिए एपरेंट वेट क्या होगा, तो भाई क्या होगा? पहले भार क्या था इसका? पहले भार इसका mg था। अरे भाई mg ही तो ये लगा रहा है नीचे, इसका भार m है और ग्रेविटी g है, तो क्या है? नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है? mg। और ऊपर की ओर कितना फोर्स लगेगा? बायोन फोर्स लग रहा है। तो बायोन फोर्स कितना आ रहा है? देखिए आप, इस पत्थर द्वारा हटाया गया जो जल है, उसके भार के बराबर ही तो बायोन फोर्स होता है। तो बायोन फोर्स को हमने क्या लिख दिया? m-g लिख दिया। अब समझ में आया? अरे भाई, आपके 10 किलोग्राम में से ये 4 किलोग्राम घटेगा, तभी तो रिजल्टेंट वेट इस मीटर में दिखा रहा है 6 न्यूटन। तो जब एपरेंट वेट जो होता है, वो क्या होता है कि जब किसी वस्तु को किसी लिक्विड में डुबाते हैं तो वो हल्का प्रतीत होता है। तो कितना हल्का प्रतीत हो रहा है ये बताता है। अब 10 किलोग्राम था तो क्या हुआ? एपरेंट वेट कितना हो जाएगा? बताइए, 6 हो जाएगा। 6 न्यूटन का बल जो है तो यहाँ दिखा रहा है जो। चलिए इससे समझते हैं। चलो अच्छा, तो mg माइनस m-g हो गया। अच्छा, मास को हम क्या बोल सकते हैं? अगर जो है डेंसिटी, अगर इसका क्या करें, अगर इसकी डेंसिटी अगर ρ1 मान लें, तो मास इक्वल डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। यहाँ से हम कर सकते हैं कि मास इक्वल टू क्या हो जाएगा? ρv हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, मास इक्वल क्या लिख रहे हैं? ρ1 v, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा? अगर ये तो इस पत्थर की डेंसिटी है, अब जो विस्थापित जल है उसकी अगर डेंसिटी क्या मान लें? ρ2 मान लें, तो ρ2v हो जाएगा, v हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा बोलिए? अब इस देखिए, इसमें क्या है? इसमें क्या कॉमन है? Vg कॉमन है। तो अपरेंट वेट क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, Vg कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा? P1 माइनस P2, ठीक। P1 माइनस P2 हो गया। तो अगर आप अपरेंट वेट की वैल्यू, यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, बहुत ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर अपरेंट वेट की वैल्यू अगर आपकी पॉजिटिव आई, इसका मतलब क्या हो रहा है कि क्या होगा? ये डूब रहा है। क्या हो रहा है? ये डूब रहा है और वस्तु नीचे की तरफ जा रही है, ठीक। अपरेंट वेट की वैल्यू अगर निगेटिव आई, तो आप क्या समझेंगे कि बायोंट फोर्स ज्यादा है और क्या ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर उठ रहा है। अगर अपरेंट वेट की वैल्यू अगर 0 आ गई, तब क्या मानेंगे? तब ये मानेंगे कि कोई वस्तु जो है क्या है, आपका न डूबा है, आपका बीचों बीच जो है डूब के तैर रहा है, ये समझेंगे। ये कहाँ से हम बता रहे हैं सब बात? ये बात ये अपरेंट वेट का फार्मूला बता रहे हैं। अगर सपोज करिए कि यही से बता रहे हैं आपको
अगर P1 ज्यादा है P2 से, अरे P1 कर रहे हैं रो1 डेंसिटी है ना यार, अगर रो1 ये रो है ग्रीक अक्षर का, डेंसिटी का ये सिंबल है भाई अगर रो1 जो है रो2, अगर रो1 की डेंसिटी ज्यादा है, अगर इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है किसके अपेक्षा, इस वाटर के अपेक्षा, तो आंख मूंद के बोलिए कि ये डूब जाएगा। अगर इस ऑब्जेक्ट का, अगर इस ऑब्जेक्ट का, ध्यान दीजिए, अगर रो2 इज ग्रेटर देन रो1, मतलब क्या, अगर जल की डेंसिटी इस ऑब्जेक्ट से ज्यादा है, या आप कह सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या है, आपके वाटर से कम है, तो क्या होगा, ये तैरेगा, एकदम फ्लोट करेगा। अगर दोनों इक्वल है, दोनों ऑब्जेक्ट का क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट का डेंसिटी क्या है, इक्वल है, उस कंडीशन में क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट जो है आपका डूब कर तैरेगा, पानी में तैरेगा, डूब के ही तैरेगा। बात समझ में आ गया। ये आर्किमिडीज सिद्धांत था जो है, जिसको मैंने कोशिश किया कि जो है ये चीज आपको समझ में आए। इसको दोबारा एक बार देख लीजिए। अगर अपरेंट वेट जो है अगर पॉजिटिव आएगा तो क्या समझेंगे कि नेट फोर्स किधर लगेगा, नीचे लगेगा, यानी ये पत्थर डूब जाएगा। अगर अपरेंट वेट जो है क्या हुआ, अगर निगेटिव है तो आप क्या मानेंगे कि वो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, फ्लोट करेगा। अगर अपरेंट वेट की वैल्यू 0 आई तो आप क्या मानेंगे कि वो बीचों बीच पानी में डूब कर तैर रहा है। अब देखिए, अगर हम डेंसिटी के उससे अगर हम बात करें तो क्या आएगा कि अगर इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है पानी की अपेक्षा तो ये डूब जाएगा। बहुत फ्लैट बोलिए, जरा सा भी जो इसमें कंफ्यूजन की स्थिति न रखिए। अगर इसका डेंसिटी ज्यादा है ये पानी में डूब जाएगा, अगर इसकी डेंसिटी पानी से कम है ये फ्लोट करेगा, तैरेगा। अगर दोनों की डेंसिटी पानी और इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी बराबर है तो डूब करके तैरेगा। जरा सा भी कंफ्यूजन या कहीं से भी आपको जो है चकना नहीं है, तो फ्लैट बोलिएगा जो है। तो ये पूरा मैंने इसका डेरिवेशन दिखा दिया कि अपरेंट जो है वेट क्या होता है। अपरेंट वेट मतलब ये आप समझिएगा जो है कि कितना हमको महसूस हो रहा है। अगर इस ऑब्जेक्ट को मैंने पानी में डुबाया है तो बट नेचुरल है कि वो हल्का प्रतीत होगा। जब भी कोई चीज जो है पानी में हम डुबाते हैं तो क्या होता है, वो हल्का प्रतीत होता है। तो वहाँ पर क्या अपरेंट वेट होगा, यही चीज का ये हम यहाँ पर जो है क्या डिफाइन कर रहे थे। तो देखिए यहाँ पर डिफाइन मैंने क्या किया कि ये अगर इस जल के बाहर ये ऑब्जेक्ट रहा होगा तो ये अगर आपका जो है यहाँ पर इसको डुबोए हैं तो क्या दिखाई दे रहा है, इसका वेट क्या दिखाई देगा, आपका mg दिखाई देगा। जब इसको यहाँ पर ये डूबा हुआ है तो अपना वेट, इसका मास तो m है, तो आपका वेट क्या दिखाएगा, नीचे की तरफ भारबल दिखाएगा ना। वो भारबल क्या है, mg है। लेकिन क्या हो रहा है, ये क्योंकि पानी ये क्योंकि यहाँ पर डूबा तो उतना पानी अपने वॉल्यूम के बराबर पानी क्या हुआ, डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ पे आके गिर गया। तो अब मैंने क्या बताया कि अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, उसके अंदर एक बायोट फोर्स लगता है। ये पानी क्योंकि डिस्प्लेस किया है, इसी की वजह से क्या इस ऑब्जेक्ट पर एक ऊपर की तरफ अपवर्ड जो है एक उत्प्लावन बल या बायोट फोर्स लग रहा है। तो उस बायोट फोर्स की जो वैल्यू क्या होगी, जो इसके द्वारा जो विस्थापित डिस्प्लेस जो वाटर होगा उसके वेट फोर्स के बराबर होगा। तो अगर ये जो वाटर डिस्प्लेस किया है, अगर सपोज करिए उसका मास m डेस है
तो उसका बताइए, उसका भार बल क्या होगा, उसका वेट फोर्स क्या होगा, एम डैश जी होगा। यानी हम कह सकते हैं कि बायोड फोर्स जो होता है तो एम डैश जी होगा। जो क्या होगा, जो अपवर्ड होगा, बोलिए बायोड फोर्स क्या होता है, अपवर्ड लगेगा। उत्प्लावन, जब भी हम किसी चीज को पानी के अंदर डुबाते हैं तो पानी के अंदर से भी एक बल लगता है ऊपर की तरफ, उसी को उत्प्लावन बल बोलते हैं या बायोड फोर्स बोलते हैं। तो उस बायोड फोर्स की वैल्यू क्या आ गई, एम डैश जी आ गई। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो है आपका एपरेंट फोर्स की बात कर रहे थे हम जो है, तो एपरेंट फोर्स क्या होगा, ये देखिए ये आपका नीचे लग रहा है, ये आपका ऊपर लग रहा है। ये बल क्या कर रहा है, नीचे की ओर लगा रहा है। ये बल क्या हो रहा है, ऊपर अपवर्ड लग रहा है। तो हमेशा जो होता है भार बल जो होता है, वेट फोर्स जो होता है डाउनवर्ड होता है। बायोड फोर्स क्या होता है, उत्प्लावन बल क्या होता है, अपवर्ड होता है। चलिए, तो जो भारी पड़ेगा वही डिसाइड करेगा। ठीक है। अगर ये भारी पड़ गया जो है तो क्या करेंगे, डुबा देंगे। ये अगर भारी पड़े तो उठा देंगे। दोनों बाबू बराबर हो गए तो डूब के तैरेगा पानी के अंदर। बहुत सीधा सा जो है ये हिसाब किताब है, कहीं से भी घबराना नहीं है। चलिए इस पर आपको तमाम एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूँ कि क्या एग्जाम्पल्स हो सकता है। यहाँ देखिए एग्जाम्पल क्या होगा। अब ये बात आती है कि पानी में पत्थर डूब जाता है और लकड़ी का गुटका तैरता है। ये डेंसिटी चैप्टर आई थी तब ये बात मैंने किया। तो आप क्या बोलिएगा, पत्थर की डेंसिटी क्या रही होगी, पानी से ज्यादा रही होगी इसलिए डूब गया। लकड़ी की डेंसिटी क्या होगी, कम होगी पानी की अपेक्षा, इसलिए वो तैर रहा है। और आगे बढ़िए। अब देखिए मेन उस डेंसिटी चैप्टर में मैंने पढ़ाया था तो एक बात आई थी कि एक लकड़ी की कील पानी में डूब जाती है, जबकि एक एक लोहे की कील पानी में डूब जाती है और वो लोहे का बहुत बड़ा नाव या बोट जो है वो पानी में तैरता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण भी वही है। इसका कारण ये है कि जब जो है कोई चीज जो है उसकी डेंसिटी हम क्या बोलेंगे, देखिए वहाँ भी वही आप बोल सकते हैं कि उस जहाज की डेंसिटी क्या होगी, पानी के अपेक्षा कम होगी, क्योंकि उसकी डिजाइनिंग ऐसी की जाती है, उस जहाज की डिजाइनिंग इस तरह से कर दी जाती है कि उस लोहे की जहाज की डेंसिटी क्या होती है, पानी से कम हो जाती है। कैसे, वह जहाज जब पानी में डूबता है उसका शेप ऐसा होता है कि अपने भार से ज्यादा पानी को हटा देता है, इसलिए वो पानी में तैरता है। अगर सपोज करिए कि हम क्या हो रहे हैं, हमारा वेट है आपका 7 किलोग्राम, हम तालाब में तैरने गए, वहां पर हमारा वेट कितना हो गया, सपोज करिए कि 50 किलोग्राम शो कर रहा है। आप बताइए, हम तो डूब जाएंगे भाई, क्योंकि हमको तैरने की कंडीशन क्या है, तैरने की कंडीशन ये क्या बता रहा है, तैरने की कंडीशन क्या है बताइए। तैरने की कंडीशन ये है कि हमारी डेंसिटी कम होनी चाहिए। अब बताइए, और पानी की डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो हम अपनी डेंसिटी कैसे वो करें, जो है अपना जो है आपका कम करें।
यहाँ देखिए, फिर देखिए ध्यान से, जब जब हम 50 की जगह अगर 62 अगर यहाँ पर पानी को जो है, यहाँ देखिए, अगर हम 60 किलोग्राम के हैं और 62 किलोग्राम पानी अगर हम डिस्प्लेस कर दें तो हम तैरने लगेंगे। यही कंडीशन है तैरने की कि जब जो है बुवेंट फोर्स जो होगा, ठीक है, जो विस्थापित जल होगा, अगर वो ज्यादा होगा हमारे जो है वेट से, जो है हमारे वेट फोर्स से, जब ये बायोंट फोर्स क्या होगा, बायोंट फोर्स है क्या यार, ये बताइए ना क्या है ये? हमारे द्वारा इस पत्थर के द्वारा हटाया गया क्या हुआ, आपका भार बली तो है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा वेट 60 किलोग्राम है या 60 न्यूटन सपोज करिए है, अगर हम जो है 62 न्यूटन जो है, ये 60 किलोग्राम ही मान, 60 किलोग्राम है, अगर मैंने डिस्प्लेस कर दिया 62 किलोग्राम पानी जो है, हम तैरेंगे तब। अब ये बात ये आ जाती है जो है कि इस पर तमाम क्वेश्चन है कि एक जिंदा आदमी पानी में डूब जाता है और मुर्दा आदमी पानी में तैरता है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये क्यों ऐसा होता है? तो अगर हम अपने भार बल के बराबर अगर पानी भार बल से ज़्यादा अगर डिस्चार्ज नहीं कर पाते हैं यहाँ पर, तो हम क्या होते हैं, पानी में डूब जाएंगे। तैरने की पहली कंडीशन ही यही है कि हमको जो है अपने भार बल से ज़्यादा, हम अपने भार बल से ज़्यादा पानी का क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे, तब जा करके हम वो तैरने की कंडीशन होगी। ठीक, तो अब इस पे तमाम क्वेश्चन अभी आ गया जो है, आप बोले हैं जो है, जब हम तैरते हैं तो क्या करते हैं, जैसे सपोज करिए हम 60 किलोग्राम के हैं और हमारे द्वारा जो विस्थापन जो पानी का हो रहा है वो कितना हो रहा है, वो सपोज करिए कि आपका 50 हो रहा है, तो हमको 10 किलो या लगभग 10 से 12 किलोग्राम पानी और हटाना है, तो क्या करते हैं, अपना हाथ पाँव मार करके क्या हटाते हैं। तो अगर 60 की जगह अगर हमने 62 अगर डिस्प्लेस कर दिया तो हम पानी में तैर, यही तो तैरने की कला है। अब एक बात और आ गई कि यार इतनी बड़ी भैंसिया कैसे पानी आपका तालाब में तैरती है, इतनी बड़ी भैंस जो है, या हाथी कैसे पानी में तैर जाता है। अरे भैया, ये फिजिक्स आया कहाँ से, फिजिक्स जो है हम लोग कहाँ से सीख रहे हैं, ये फिजिक्स तो हमको प्रकृति ही सिखा रही है। अभी एक टॉपिक और आया था, जब प्रेशर मैंने पढ़ा था, मैंने क्या बताया था, ऊंट का जो पंजा होता है वो क्या होता है, चौड़ा होता है। क्या क्यों बनाया ईश्वर ने, क्योंकि ऊंट रेत पे चलता है। जब प्रेशर का मैंने एक्सरसाइज पढ़ाया था, तो भगवान भी जो है या नेचर भी क्या करती है, फिजिक्स को उसको जो है नियम को फॉलो करती है, और उसी का नकलिया करके हम लोग जो है भी जो है उसको फॉलो करते हैं। तो किसी भैंस का पानी में तैरना इसलिए होता है कि भैंस का ऐसा बनावट होता है कि जब वो पानी में तैरती है तो अपने भार बल से ज़्यादा पानी क्या करती है, डिस्प्लेस की रहती है, पानी को हटा देती है, जिसके वजह से क्या होता है, वो आराम से पानी में तैरती है। सेम यही कारण भी क्या होगा, यही कारण आपका, जैसे आप बोले कि हाथी कैसे तैरती है, हाथी की भी संरचना भगवान ने इस तरह से बनाई है कि जब हाथी पानी में जाती है जो है, तो उसके द्वारा क्या होता है कि जो आपका हटाया हुआ जो आपका विस्थापित जो जल होता है उसके भार से ज़्यादा होता है, इसलिए हाथी भी तैरती है।
यही बात आप बोले हैं कि जिंदा आदमी पानी में डूब जाता है, कुछ लोग कहते हैं गुड़ुआ खींच लिया। गुड़ुआ नहीं खींच लिया, गुड़ुआ नहीं खींचता है। उसके पीछे फिजिक्स की लॉजिक ये है कि आपको अपने भार बल से ज्यादा पानी को हटाना होगा। यही कंडीशन है तैरने की, फ्लोट करने का यही कंडीशन है। तो आपको अपने भार बल से अधिक पानी को जो है विस्थापन करना होगा। मुर्दा इसलिए तैर रहा है कि मुर्दा जब क्या होता है, जब पानी उनी पी के डब्बा खंड फूल जाता है तो क्या होता है, वो अपने भार से ज्यादा पानी को विस्थापित कर देता है। इसलिए क्या होता है, पानी में तैरता है जो है। तो ये कॉन्सेप्ट हमको लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। सीधी सी एक लाइन की बात बोलिएगा, अगर कोई चीज तैर रही है तो क्या होगा, इसका मतलब क्या, उसकी डेंसिटी क्या है, इस वाटर से क्या है, कम है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी इस वाटर से ज्यादा है तो वो डूब जाएगी, अगर बराबर है तो डूब के तैरेगी। सीधा सा इसका जो जवाब है। लेकिन जो कील वाली बात आपने कर दिया कि पानी की कील डूब जाती है और जहाज तैरती है, इसीलिए उसका जवाब मैंने उस दिन नहीं दिया था। उसका जवाब मैं आर्किमिडीज साहब के सिद्धांत से मैंने दिया कि तैरने की कंडीशन ये होती है कि जब भी आप अपने भार बल से ज़्यादा पानी को डिस्चार्ज करेंगे तो उस समय क्या होता है, बायोन फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, उत्प्लावन बल की वैल्यू ज़्यादा होगी, आप पानी में तैरेंगे। अगर उत्प्लावन बल की वैल्यू क्या होगी, इससे कम होगी तो क्या होगा, आप डूब जाएंगे। अगर उत्प्लावन बल और भार बल दोनों की वैल्यू बराबर होगी तो आप डूब के तैरेंगे। इन सारे प्रश्नों का जवाब मैंने आपको दे दिया। कोशिश की है कि आपको कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो एग्जाम्पल में जो है। एक प्रश्न और भी आता है कि पानी में बर्फ क्यों तैरता है। पानी में बर्फ कैसे तैरता है। बट नेचुरल चीज़ क्या है, जब आप बर्फ को जो है, पानी को जब आप फ्रीज करते हैं तो क्या होता है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। कैसे, क्योंकि जब पानी को जब आप क्या करते हैं, जब जमाते हैं तो उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है। क्या होती है, पानी को जब जमाते हैं तो क्या होती है, उस पानी की डेंसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। जब पानी की डेंसिटी कम होगी तो क्या हो जाएगा, अरे बर्फ की, सॉरी, जब बर्फ जो है पानी पे इसलिए तैरता है कि बर्फ की डेंसिटी क्या होती है, वाटर से कम होती है, इसीलिए वो क्या करता है, पानी फ्लोट करता है। सीधी सी बात ये है। अब यही बात उस दिन एक बार और आई थी कि पानी के ऊपर क्या होता है, पानी के ऊपर तेल क्यों तैरता है। अरे भाई, तेल की डेंसिटी कम होगी इसलिए वो तैरता है। एक थर्मस में जो है मैंने एक हनी डाला था, फिर वाटर डाला था, फिर मस्टर्ड ऑयल डाला था। तो आप देख रहे थे कि सबसे नीचे क्या था, हनी आया था, उसके ऊपर वाटर आया था, सबसे ऊपर क्या था, मस्टर्ड ऑयल था। तो आप कह सकते हैं कि हनी की डेंसिटी सबसे हाई है, उसके बाद क्या है, वाटर की, उसके बाद मस्टर्ड ऑयल की। तो कौन चीज तैरेगी, कौन चीज डूबेगी, कौन चीज जो है पानी में डूब कर तैरेगी, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया। और हमको पूरी आशा है कि ये कॉन्सेप्ट आपको आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल है वो आपको 100% कन्फर्म हो गया होगा। चलिए, धन्यवाद।